नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सप्ताह के महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी प्राप्त की थी, कालीबंगा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि कौन कौन से स्थल कहां से प्राप्त हुए थे। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सप्ताह के नगरीय जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का सेशन हमारा सिंधु घाटी सप्ताह का नगरीय जीवन और सिंधु घाटी सप्ताह के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, व्यापारिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहरी सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता के गुण विद्वान थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन एक शहरीकरण पर आधारित था, एक नगरीकरण पर आधारित था। दोस्तों, हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन। 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 देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन की यदि हम बात करें तो पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। तो पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहां के नगर दो भागों में विभाजित थे। यहां के नगर दो भागों में विभाजित थे। यहां के नगर दो भागों में विभाजित थे। देखिए, जो यहां के नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक तरफ था दोस्तों पूर्वी टीला, इसे कहा गया पूर्वी टीला। एक तरफ था पश्चिमी टीला। तो जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को कहा गया था नगर टीला और पश्चिमी टीले को कहा गया था दुर्ग टीला दोस्तों। और इसी पश्चिमी टीले को मार्टिमर व्हीलर ने, मैंने आपको हड़प्पा में बताया था, इसी पश्चिमी टीले को मार्टिमर व्हीलर ने एक नाम दिया था और वो नाम था माउंट एबी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मार्टिमर व्हीलर ने किस टीले को माउंट एबी नाम दिया? तो मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी टीले को माउंट एबी नाम दिया। तो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पूर्वी टीले को कहा गया नगर टीला, पश्चिमी टीले को कहा गया दुर्ग टीला। दोस्तों, यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह बनेगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, वो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो तीन भागों में विभाजित था। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, लेकिन इसका एक अपवाद भी है और वही परीक्षा में पूछा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का वो अपवाद है धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो तीन भागों में विभाजित था। यह आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना पड़ेगा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का, धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर,
सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में, एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर वो कौन सा था जो 3 भागों में विभाजित था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। लेकिन जो इसका अपवाद है धौलावीरा, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो कितने भागों में विभाजित था, 3 भागों में। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उन नगरों की यदि हम सड़कों की बात करें, सड़कों की यदि हम बात करें तो यहां के नगरों में सड़क इस प्रकार हुआ करती थी। इस प्रकार यहां की सड़कें थी और ये सड़कें दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहली बात, सड़कें जो थी वो एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहां की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस तरह दोस्तों ये जो पैटर्न बनता था, इस पैटर्न को कहा गया था ग्रिड पैटर्न। सड़कें किस पैटर्न पर आधारित थी? ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। इसी पैटर्न को कहा गया था, जो शतरंज का बोर्ड होता है उसमें भी यही पैटर्न होता है, तो इसको कहा गया था चेस बोर्ड पैटर्न, चेस बोर्ड पैटर्न। और इसी पैटर्न को कहा गया था ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो इस प्रकार होती थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस प्रकार जो ये पैटर्न बनता था, इस पैटर्न को कहा गया था ग्रिड पैटर्न, इसे ही कहा गया था चेसबोर्ड पैटर्न और इसे ही कहा गया था दोस्तों ऑक्सफोर्ड पैटर्न। जो सड़कें होती थी ये सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, कच्ची मिट्टी की। सड़क किसकी बनी होती थी? कच्ची मिट्टी की। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। कई जगह से बहुत ही कम मात्रा में हमको पक्की सड़कों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकांश मात्रा में जो सड़कें थी वो कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो सड़कें होती थी ये सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी और ये सड़कें इस प्रकार ग्रिड पैटर्न या चेसबोर्ड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड सर्कस पैटर्न बनाया करती थी। सड़कों के बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के यदि भवनों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे ये 2 भागों में विभाजित थे। इधर पूर्वी भाग था, इधर पश्चिम भाग था। तो ये 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार, पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार 2 भागों में विभाजित थे। इसे पूर्वी टीला कहा गया था, इसे पश्चिमी टीला कहा गया था, इसे नगर टीला कहा गया था और इसे दुर्ग टीला कहा गया था। तो ये नगर इस प्रकार, जो नगर था इस नगर को इस प्रकार रक्षा प्राचीर, नगर के चारों ओर क्या थी? रक्षा प्राचीर से नगर को, रक्षा प्राचीर से नगर को सुरक्षित किया गया था। नगर जो था इसके चारों ओर रक्षा प्राचीर बनाने का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था चोरों से मवेशियों की रक्षा करना, चोरों से रक्षा करना। ये जो रक्षा प्राचीर बनाई गई थी, इन रक्षा प्राचीर का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो था चोरों से रक्षा करना। इस कारण इन नगर के चारों ओर रक्षा प्राचीर बनाई गई थी।
रक्षा प्राचीर बनाई गई थी दोस्तों लुटेरों से और चोरों से। ये पशुओं की क्या करते थे, रक्षा करते थे। इस कारण क्या बनाई गई थी, रक्षा प्राचीर। कई स्थलों से हमको रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो पूर्वी द्वार था, जो पूर्वी द्वार था, जो प्रवेश द्वार हुआ करता था, नगर का जो प्रवेश द्वार था दोस्तों वो था पूर्वी द्वार। ये नगर का प्रवेश द्वार था और यहीं पर हमें उत्खनन से दोस्तों चौकीदार का कमरा प्राप्त हुआ है। जो कॉलोनी थी उस कॉलोनी पर, जहां से वो कॉलोनी शुरू होती थी, वहां एक मेन गेट था और मेन गेट के पास हमें दोस्तों चौकीदार का कमरा प्राप्त हुआ है। चौकीदार का कमरा भी हमें यहां से प्राप्त हुआ है। चौकीदार का कमरा प्राप्त हुआ है। इधर से पूर्वी भाग से यहां से प्रवेश किया जाता था। जो नगर था वो दो भागों में विभाजित था। पूरे नगर के चारों ओर रक्षा दीवार थी, रक्षा प्राचीर थी, जिसका उपयोग नगर की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था आक्रमणों की रक्षा नहीं, सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो मवेशियों की, पशुओं की, चोरों से रक्षा करने के लिए इन नगरों को रक्षा प्राचीर बनाई गई थी नगर के चारों ओर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो यहाँ के भवन बने थे उन भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था और पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। तो अगला पॉइंट है भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था और पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। आपको महत्वपूर्ण रूप से इस बात को याद रखना है कि किन किन स्थलों से हमको भवन निर्माण में कच्ची ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और किन किन स्थलों से भवन निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। देखिए दोस्तों, कालीबंगा और रंगपुर, कालीबंगा और रंगपुर, कालीबंगा और रंगपुर ऐसे स्थल हैं जहां से हमको क्या प्राप्त हुआ था, कच्ची ईंटों के साक्ष्य। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा और रंगपुर से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए दोस्तों किसके साक्ष्य, पक्की ईंटों के साक्ष्य। तो भवन निर्माण में, सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था और पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। कालीबंगा से और रंगपुर से कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होने के कारण कालीबंगा को हम दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, जो ईंटों का अनुपात था, कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का अनुपात, कच्ची एवं पक्की ईंटों का अनुपात, कच्ची एवं पक्की ईंटों का अनुपात, यानी सभी तरह की जो ईंट प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, चाहे वो ईंट कच्ची हो चाहे वो पक्की हो, उनका अनुपात प्राप्त हुआ था 4:2:1। तो कच्ची एवं पक्की ईंटों का अनुपात क्या था, 4:2:1। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंट का प्रयोग कहां हुआ था। अलंकृत, चमकीली, अलंकृत ईंट का प्रयोग, यदि बात की जाए अलंकृत ईंट के प्रयोग की, तो अलंकृत ईंट का प्रयोग दोस्तों कालीबंगा में हुआ था। कालीबंगा में कैसी ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंट मिली हैं, और कालीबंगा से ही कैसी ईंट मिली थी, कच्ची। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगा से हुआ था और अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगा से हुआ था। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट का मतलब है जिसका अनुपात फिक्स नहीं था, जो ईंट टेढ़ी मेढ़ी थी, वक्राकार ईंट। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है चनूदड़ो, तो चनूदड़ो स्थल से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो ईंटें हैं वक्राकार। तो वक्राकार ईंटों को जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे
चरुदड़ों से। अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था कालीबंगा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट कहां से प्राप्त हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट दोस्तों जिस स्थल से प्राप्त हुई थी उस स्थल का नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई थी। तो ईंटों से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको याद रख रहे हैं। भवन निर्माण में कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा और रंगपुर में। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। इसी कारण कालीबंगा को दोस्तों कहा जाता है दीनहीन बस्ती। कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण ही कालीबंगा को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, तो दीनहीन बस्ती कहा जाता है कालीबंगा को। कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जबकि दोनों प्रकार की कच्ची एवं पक्की ईंटों का अनुपात था 4:2:1। अलंकृत ईंट का प्रयोग हुआ था कालीबंगा से। वक्राकार ईंट मिली थी दोस्तों चरुदड़ों से। और सबसे बड़ी ईंट सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट हमें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। तो ये जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता के भवन के बारे में। यदि हम और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे यहां से हमको प्रत्येक भवन में रसोई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्रत्येक भवन से रसोई के साक्ष्य, प्रत्येक भवन से रसोई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्रत्येक भवन से हमको किसके साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों? प्रत्येक भवन से रसोई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्रत्येक मकान में स्नानागार था और कुआं था। तो प्रत्येक मकान में या प्रत्येक भवन में, प्रत्येक भवन से स्नानागार, शौचालय, स्नानागार, प्रत्येक भवन से स्नानागार, शौचालय, प्रत्येक भवन से स्नानागार, शौचालय एवं कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए, एवं कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं, ये चीज आपको रटनी नहीं है। आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता आप दिमाग लगाइए, आज के जो नगर हैं उन नगरों की क्या विशेषता है, वही विशेषता आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में देखने को मिलेगी। तो प्रत्येक घर में, जाहिर सी बात है कि प्रत्येक घर में रसोई मिलेगी, प्रत्येक घर में क्या मिलेगा, स्नानागार मिलेगा, शौचालय मिलेगा, कुओं की प्राप्ति हुई थी प्रत्येक घर से। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रत्येक घर से यहां से नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी घरों में नालियों का होना। तो घरों से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? घरों से नालियों के साक्ष्य, घरों से नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी ये लोग जो थे वो क्या करते थे, जल की निकासी। तो प्रत्येक घर से क्या प्राप्त हुई थी दोस्तों, जल की निकासी या घरों से नालियों के साक्ष्य। इसमें आपको दो सवाल याद रखने, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लकड़ी की नालियां कहां से मिली थी, तो लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां दोस्तों, विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य जिस स्थल से प्राप्त हुए थे वो स्थल था कालीबंगा। विश्व में लकड़ी की नालियों के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन स्थलों में जल की निकासी का अभाव था। लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई कालीबंगा से। और अगर आपसे पूछा जाए कि जल की निकासी का अभाव, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी जल की निकासी, लेकिन जल की निकासी का जो अभाव प्राप्त हुआ था, दो स्थल ऐसे हैं। पहला स्थल है दोस्तों कालीबंगा और दूसरा स्थल है बनावली। इन दोनों स्थलों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जल की निकासी का अभाव प्राप्त हुआ है। ऐसी कोई सुव्यवस्थित
स्थिति नहीं मिली जिससे हम ये अनुमान लगा सके कि यहाँ जल की निकासी की व्यवस्था उत्तम थी या सही थी। तो जल की निकासी का अभाव मिला है कालीबंगा और बनावली से। लकड़ी की नालियां दोस्तों मिली हैं कालीबंगा से, ये आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। उसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ के जो भवन थे, इन भवनों के जो दरवाजे थे, भवनों के दरवाजे दोस्तों थे, भवनों के दरवाजे, भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, गली में यानी पीछे की तरफ खुलते थे, ना खुलकर। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, इंपॉर्टेंट है, ना खुलकर। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली की तरफ खुलते थे, पीछे गली की तरफ खुलते थे। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे उनके दो दरवाजे थे, वो कहाँ ना खुलते थे, कहाँ ना खुलकर, वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली की तरफ खुला करते थे। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन था, भवनों की क्या क्या विशेषताएं थी। हमने पढ़ा कि भवनों के निर्माण में कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। उसके बाद हमने आपको बताया था ईंटों के बारे में, यदि आपसे ये पूछे कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंट मिली थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंट मिली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अलंकृत ईंट मिली थी कालीबंगा से, वक्राकार ईंट मिली थी चनूदड़ो से, और सबसे बड़ी ईंट मिली थी मोहनजोदड़ो से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चूंकि एक नगरीय सभ्यता थी, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर से रसोई घर, स्नानागार और कुओं की प्राप्ति होती है। घरों से नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। जल की निकासी यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता थी, लेकिन कालीबंगा और बनावली से जल की निकासी का अभाव प्राप्त हुआ था। यहाँ के जो भवन थे उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर बल्कि पीछे की ओर गली की तरफ खुला करते थे। इसके पहले हमने दोस्तों पढ़ी थी यहाँ की सड़कें। सड़कों के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो कच्ची मिट्टी से बनती थी। ये जो सड़क थी वो ग्रिड पैटर्न या चेस बोर्ड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड सर्कस पैटर्न बनाती थी। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो वर्तमान में जो आप शहरीकरण देखते हो, जो आप नगरीकरण देखते हो, ये सारी विशेषताएं देखने को मिल गई थी किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन के बाद आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। देखिए हम बात करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जब हुई थी तो खुदाई में मैंने आपको जब स्थल पढ़ा रहा था तो स्थलों में मैंने आपको बताया था कि किस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई, जब उत्खनन किया गया था, तो खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। इन मातृ देवी की मूर्तियों से यह अनुमान लगाया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था। देखिए इसके बाद दोस्तों जैसे ही वैदिक सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता में स्थितियां बदल जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन वैदिक सभ्यता का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज हो जाएगा। और यहीं से ही उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो जाता है। तो अगर इसके सामाजिक जीवन की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई। खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में, खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में
मातृ देवी की मूर्तियां, मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई। मातृ देवी की मूर्तियां, मातृ देवी की, मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई, मूर्तियां प्राप्त हुई। यह आपको याद रखना है, क्या प्राप्त हुई थी? मातृ देवी की मूर्तियां। इस कारण जो समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, ये समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था मातृ सत्तात्मक। ये समाज कैसा था दोस्तों? मातृ सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। यहाँ का जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये 4 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। और अगर इन 4 भागों की बात की जाए तो ये समाज, बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों यहां से बनता है, आपको कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज निम्न में से किस किस में विभाजित था? तो 4-4 के जोड़ों से आपको वो 4 ऑप्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किन किन में विभाजित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो 4 भागों में विभाजित था। पहला है विद्वान, विद्वान योद्धा, विद्वान योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बहुत ही सुपर सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 भागों में विभाजित था, विद्वान योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक। यहीं से ही वो इनको डाइवर्ट कर देगा ऑप्शनों को। आपको कहेगा विद्वान योद्धा, पुरोहित, श्रमिक। ऐसे बदल बदल के आपसे वो सवाल पूछेगा, विद्वान, शिल्पकार, व्यापारी, श्रमिक। आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। और किस किस में बटा हुआ था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। समाज में योद्धा थे, लेकिन दोस्तों याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध प्रिय नहीं थे, वो शांति प्रिय थे। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए, चोरों से अपने मवेशियों और पशुओं को बचाने के लिए एक वर्ग था इनके पास, योद्धा वर्ग। लेकिन इनका उद्देश्य किसी पर आक्रमण करना नहीं था। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। यह आपको याद रखना है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग क्या नहीं थे? युद्ध प्रिय। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, यहाँ के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। ये लोग कैसे थे? आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? ये लोग शांति प्रिय थे। ये जो लोग थे दोस्तों वो थे शांति प्रिय। ये आपको याद रखना है। आपको भावनाओं में नहीं बहना है कि यार समाज जब योद्धा में बटा हुआ है तो हो सकता है कि ये लोग युद्ध प्रिय थे। ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था, लेकिन ये लोग युद्ध प्रिय ना होकर शांति प्रिय थे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो लोग थे ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो ये जो भोजन करते थे वो वेज भी था और नॉन वेज भी था। तो ये शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। ये शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। ये लोग कैसे थे? ये लोग थे दोस्तों, ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। उसके बाद दोस्तों ये लोग जो थे वो आभूषण प्रिय थे। पुरुष एवं महिलाएं दोनों क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। पुरुष एवं महिलाएं, पुरुष एवं महिलाएं, पुरुष एवं महिलाएं, पुरुष एवं महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। पुरुष एवं महिलाएं दोनों क्या पहनते थे?
आभूषण पहनते थे। ये लोग जो वस्त्र पहनते थे वो वस्त्र सूती एवं ऊनी। ये कैसे वस्त्र पहनते थे दोस्तों? ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। यहां मैं लिख देता हूं, ये जो वस्त्र पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये वस्त्र सूती भी हुआ करते थे और ये वस्त्र ऊनी भी हुआ करते थे। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से भी कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस कारण यहाँ का जो समाज था ये समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ का जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध प्रिय ना होकर शांति प्रिय थे। ये लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन किया करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती थी और ये जो लोग थे वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन की। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन की यदि हम बात करें तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है जिससे हम स्पष्ट रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में बता सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखकर, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण को देखकर, शहरीकरण को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग का आधिपत्य था। राजनीतिक स्थिति किनके हाथों में थी? पुरोहित वर्ग के हाथों में थी। यहाँ के व्यापार और वाणिज्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनीति में वणिक वर्ग का भी महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों यहाँ की क्या थी? जुड़वा राजधानियां थी। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि कालीबंगा सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। तो यहाँ का जो राजनीतिक जीवन है, यहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में दोस्तों कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पहली बात, राजनीतिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। राजनीतिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। राजनीतिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन सिंधु सभ्यता के विस्तार, सिंधु सभ्यता के विस्तार एवं व्यापार वाणिज्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि राजनीति में पुरोहित वर्ग का, यह कहा जा सकता है कि राजनीति में व्यापार वाणिज्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि राजनीति में पुरोहित वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। पुरोहित वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था।
राजनीति में पुरोहित वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। वैसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती दोस्तों राजनीतिक जीवन के बारे में, लेकिन यह कहा जा सकता है कि शासन में पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा, दो जानकारी आपको याद रखनी होगी राजनीतिक जीवन के बारे में। पहला कि सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियों की यदि हम बात करें, सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां दोस्तों थी कौन कौन सी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, और ये बात जिसने कही थी उनका नाम था स्टुअर्ट पिगट। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आया है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। उसके बाद याद रखना है आपको, सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी, सिंधु साम्राज्य की जो तीसरी राजधानी थी, ये राजधानी थी दोस्तों कौन सी? कालीबंगा। सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी कालीबंगा, और यह बात जिसने कही है उनका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी कालीबंगा और जुड़वा राजधानियां थी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों, अब सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन की बात करते हैं दोस्तों हम पहले। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें, रिलीजन जो यहां का था, रिलीजियस जो लाइफ थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके बारे में दोस्तों यदि हम बात करें, तो मैं जब आपको मोहनजोदड़ो पढ़ा रहा था, मोहनजोदड़ो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोहनजोदड़ो से एक 3 मुख वाले पुरुष की मोहर प्राप्त हुई थी, और उस पुरुष को पाशुपत शिव या आद्य शिव कहा गया था। इस मोहर से हमको 5 प्रकार के 6 पशु प्राप्त हुए थे। 5 प्रकार के 6 पशु प्राप्त हुए थे। तो पाशुपत शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ऐसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही हमें योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिससे हमको यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों लोग, यहां से अवशेषों की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। मैंने अभी आपको बताया था खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। ये मातृ देवी की पूजा करते थे। ये पशुपतिनाथ आद्य शिव या पाशुपत शिव से कहा गया है, उसकी पूजा करते दोस्तों। ये वृक्ष, सबसे पवित्र वृक्ष था पीपल, जिसे अश्वत्थ कहा गया था, उसकी पूजा करते थे। ये लिंग योनि की पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। इसी मातृ देवी को सर्वाधिक मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसी मातृ देवी को पृथ्वी देवी भी कहा गया था। इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो महासत्तात्मक समाज था। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन की। तो ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये लोग मातृ देवी को ही क्या कहा गया था? पृथ्वी देवी। ये लोग मातृ देवी या पृथ्वी देवी कोमा पाशुपत शिव
लिंग योनि, पाशुपत शिव लिंग योनि, वृक्ष एवं जल, वृक्ष एवं जल की पूजा करते थे, पूजा करते थे। तो ये लोग, इसका मतलब है प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की भी ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। देवी देवताओं की भी यहाँ के लोग दोस्तों पूजा करते थे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि मोहनजोदड़ो से, ये मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया भी था मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले पुरुष की मोहर प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले, मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले, मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले पुरुष की मोहर प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, मोहर प्राप्त हुई, प्राप्त हुई। इसे, इसे क्या कहा गया, इसे पाशुपत शिव, इसे पाशुपत शिव या आद्य शिव, इसे पाशुपत शिव या आद्य शिव कहा गया। इसे क्या कहा गया दोस्तों, इसे कहा गया था पाशुपत शिव और आद्य शिव। ये जो मोहर प्राप्त हुई थी ना, ये जो मोहर प्राप्त हुई थी, इस मोहर की विशेषता ये थी, इस मोहर के दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर और सामने 5 प्रकार के कुल 6 पशु प्राप्त हुए थे। इस मोहर पर हमको क्या प्राप्त हुए थे, 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं की जानकारी मिलती है। यहां से दोस्तों सवाल आएगा, 5 प्रकार के कुल 6 पशु प्राप्त हुए थे। अगर बात की जाए इसके दाईं ओर क्या प्राप्त हुआ था, दाईं ओर, अगर दाईं ओर की बात करें, दाईं ओर 2 पशु प्राप्त हुए दोस्तों। एक प्राप्त हुआ था हाथी और दूसरा प्राप्त हुआ था चीता। दाईं ओर प्राप्त हुए थे हाथी और चीता। इसके बाईं ओर, बाईं ओर प्राप्त हुए दोस्तों हाथी और चीता। बाईं ओर प्राप्त हुए थे गैंडा और भैंसा, बाईं ओर प्राप्त हुए थे गैंडा और भैंसा। और इसके सामने, इस मोहर के दोस्तों सामने हमको प्राप्त हुए थे 2 हिरण। सामने क्या प्राप्त हुई थी, 2 हिरण। तो कुल 5 प्रकार के 6 पशु यहां से प्राप्त हुए थे। दाईं ओर प्राप्त हुए थे हाथी और चीता, बाईं ओर प्राप्त हुए थे गैंडा और भैंसा, और सामने दोस्तों प्राप्त हुए थे 2 हिरण। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहूर में निम्न में से किस पशु का चित्रण नहीं हुआ था। तो ये 5 प्रकार के 6 पशु यहां से प्राप्त हुए थे। उसके बाद दोस्तों यदि हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि लोथल और कालीबंगा से हमको हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये लोग धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, जिससे इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये लोग हवन किया करते थे, जिसका जो प्रमाण है वो अग्नि कुंड है, हवन कुंड मिला है, जिससे ये जो लोग थे वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन किया करते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। दोस्तों यही कारण था कि हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, हमें यहां से प्राप्त हुआ था अग्निकुंड या हवन कुंड। उसके बाद ये वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल पवित्र वृक्ष था यहाँ का, पवित्र वृक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि पवित्र वृक्ष कौन सा था, तो पवित्र वृक्ष था दोस्तों कौन सा, पीपल। पवित्र वृक्ष था पीपल। अगर पवित्र पक्षी की बात की जाए, तो पवित्र दोस्तों यहाँ का पक्षी था बतख। बतख, और बतख को कहा गया दोस्तों फाख्ता। पवित्र पक्षी, पवित्र पक्षी। देखिए बतख। पवित्र वृक्ष था पीपल। इसी पीपल को कहा गया है दोस्तों अश्वत्थ। क्या कहा गया है, अश्वत्थ कहा गया है। और बतख, बतख को कहा गया है क्या, फाख्ता। बतख को कहा गया है फाख्ता। और इनका जो पवित्र वृक्ष था वो था पीपल, और पवित्र जो पक्षी था दोस्तों वो था बतख। पीपल को कहा गया है अश्वत्थ, और पक्षी को जो था वो था बतख, और उसे कहा गया है दोस्तों क्या, फाख्ता।
तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन दोस्तों था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन दोस्तों यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में यदि मैं आपको कृषि की बात बताता हूं, सबसे पहले आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। तो मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों हमको कहां से? हड़प्पा से। गेहूं और जौ मिला हड़प्पा से। चावल एवं बाजरा, चावल और बाजरा, चावल और बाजरा हमको प्राप्त हुआ था लोथल से। कहां से प्राप्त हुआ था? लोथल से। उन्नत किस्म के जौ, उन्नत किस्म के जौ, उन्नत किस्म के जौ, उन्नत किस्म के जौ प्राप्त हुए थे दोस्तों कहां से? बनावली से, बनावली से। उसके बाद तिल एवं सरसों के ढेर, तिल एवं सरसों के ढेर, तिल एवं सरसों के ढेर हमें प्राप्त हुए थे कहां से? बनावली से। उसके बाद द्विफसली कृषि, द्विफसली कृषि, और द्विफसली कृषि में क्या क्या प्राप्त हुआ था? गेहूं जौ, गेहूं जौ, और क्या प्राप्त हुआ था? चना और सरसों। गेहूं जौ और चना और सरसों ये हमें प्राप्त हुए थे कहां से? कालीबंगा से। ये हमें प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। तो ये जो लोग थे वो कृषि कार्य करते थे, कृषि के बारे में ये जानते थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के जो लोग थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हड़प्पा के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार एवं वाणिज्य। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार एवं वाणिज्य। लेकिन ध्यान रखना कृषि जो थी, कृषि इनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था, ये आपको ध्यान रखना। ये सवाल कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, वो ऑप्शन में आपको देगा कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य और विदेशी व्यापार। ऐसे जब ऑप्शन देगा तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहां से हमको गेहूं, जौ, उन्नत किस्म के जौ, चावल, बाजरा, तिल एवं सरसों, कुल 9 प्रकार की फसलें प्राप्त हमको यहां से हुई थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था, पशुपालन नहीं था। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार एवं वाणिज्य, और कृषि जो थी वो इनकी आजीविका का मुख्य साधन हुआ करती थी। तो कृषि क्या थी? इनकी आजीविका का मुख्य साधन। इन लोगों की आजीविका का जो मुख्य साधन थी दोस्तों वो थी कृषि। कृषि में यदि मैं आगे बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। यह भी हमको किसका प्रमाण देता है? कृषि का। नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? सुरदगोही, अफगानिस्तान से। यह भी हमको किसके बारे में बताता है? हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में बताता है। मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ था? बनावली, जो भी किसके बारे में बताता है? कृषि के बारे में बताता है। कुल मिलाकर हमको 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य, 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों कहां से? 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता से।
तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में सबसे पहले मैंने कृषि की बात की। कृषि के बारे में ये लोग जानते थे, जो कृषि थी वो इनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। लेकिन यदि पूछता है इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार और वाणिज्य यहाँ के लोगों का क्या था, मुख्य व्यवसाय था। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कपास की। यहां से महत्वपूर्ण सवाल आएगा, यहां से महत्वपूर्ण सवाल आएगा। आपको याद रखना है कि कपास उगाने का श्रेय सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। मैंने आपको बताया था सूती कपड़ा, सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों कहां से, मोहनजोदड़ो से। मैंने आपको बताया था कि ये लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहना करते थे। तो सर्वप्रथम कपास उगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो यहीं के लोगों को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। और जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, यूनानी लोग, यूनानी लोग कपास को, यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यूनानी लोग जो थे वो कपास को क्या कहते थे, यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे। क्या कहते थे, यूनानी लोग कहते थे कपास को सिंडन। तो सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किन लोगों को दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। यूनानी जो लोग थे वो कपास को कहते थे क्या, सिंडन। तो ये कृषि, कृषि के बाद हम आर्थिक जीवन में बात करते हैं पशुपालन की। कृषि के बाद हम बात करते हैं पशुपालन। यदि पशुपालन की बात की जाए दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि घोड़े की अस्थियां, सबसे पहले याद रखना है आपको घोड़े की अस्थियां। घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई थी, घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी कहां से, सुरकोटदा से। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी सुरकोटदा से। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। इन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, घोड़े की जानकारी नहीं थी। घोड़े की अस्थियां तो प्राप्त हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यह है ये लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। इन लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। यहां से हमको ध्यान रखना दोस्तों, बैल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बैल के साक्ष्य, बैल या वृषभ के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गाय का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन गाय का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन गाय का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, बैल के साक्ष्य मिले हैं लेकिन गाय का कोई अवशेष नहीं मिला है। कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो स्थल थे, उन स्थलों से किसकी हड्डियां प्राप्त हुई थी, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई थी। ऊंट की हड्डियां, और ऊंट की हड्डियां दोस्तों प्राप्त हुई थी कालीबंगा, कालीबंगा। दो स्थल थे, एक का नाम था कालीबंगा और एक का नाम था मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से किसकी अस्थियां प्राप्त हुई थी, ऊंट की अस्थियां। सुरकोटदा से किसकी अस्थियां प्राप्त हुई थी, घोड़े की अस्थियां। लेकिन ये लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, इन लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। बैल के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय का कोई भी साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हुआ है।
उसके बाद यहाँ से हमको हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो गुजरात के लोग थे वो हाथी पालते थे, तो हाथी के साक्ष्य, पशुपालन में हाथी भी मिला है, हाथी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और गुजरात से, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। गुजरात के जो लोग थे वो क्या पालते थे? हाथी पालते थे। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, जिसमें हमने पढ़ा कृषि, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों पशुपालन। इसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का हमने दोस्तों नगरीय जीवन पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का हमने सामाजिक जीवन पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन पढ़ा, और सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन पढ़ा। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि आज के इस वीडियो में हमने किस किस का अध्ययन किया है। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में बात की थी, और हमने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया था, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया था। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा इसका अपवाद है। धौलावीरा जो था वो दोस्तों कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। यह आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है धौलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित था। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सड़कें ग्रिड पैटर्न, चेसबोर्ड पैटर्न और ऑक्सफोर्ड सर्कस पैटर्न बनाती थी। भवनों की बात की थी, यहाँ के जो भवन थे उनका जो प्रवेश द्वार था वो पूरब से होता था। पूरब में हमको एक चौकीदार का कमरा प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो भवन थे वो कच्ची और पक्की ईंटों से बने थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था कालीबंगा और रंगपुर में। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का अनुपात था 4:2:1। अलंकृत ईंट मिली है दोस्तों कालीबंगा से, वक्राकार ईंट मिली है चंद्रदड़ो से, सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई थी कहां से? मोहनजोदड़ो से। चूंकि ये नगरीय सभ्यता थी इस कारण प्रत्येक भवन में रसोई के साक्ष्य मिले हैं, स्नानागार, शौचालय एवं कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नालियां कालीबंगा से मिली थी। यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता थी जल की निकासी, लेकिन कालीबंगा और बनावली में जल की निकासी का अभाव था। भवनों के जो दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे खुलते थे, गली की ओर खुलते थे, ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। उसके बाद हमने बताया था आपको सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में बताया था कि खुदाई में सर्वाधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। इस कारण जो समाज था ये समाज महासत्तात्मक था। यह समाज 4 भागों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लेकिन यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। ये लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनती थी, और ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इसके बाद हमने बताया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन सिंधु सभ्यता के विस्तार को देखकर, यहाँ के बड़े बड़े नगरों को देखकर, इनके व्यापार वाणिज्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनीति में पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व था, पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। महत्वपूर्ण सवाल हैं दोनों। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो दोस्तों ये लोग मातृदेवी, पृथ्वी देवी, पाशुपत शिव, लिंग योनि, वृक्ष और जल की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से हमको 3 मुख वाले पुरुष की मोहर प्राप्त हुई थी। इसे पाशुपत शिव या आद्य शिव कहा गया था, और इस मोहर में हमको कुल 5 प्रकार के 6 पशुओं की आकृति मिली थी। दाईं ओर मिला था हाथी और चीता, बाईं ओर मिला था गैंडा और भैंसा, और सामने हमको क्या प्राप्त हुए थे? 2 हिरण प्राप्त हुए थे। यहाँ का जो पवित्र वृक्ष था वो था पीपल, जिसे अश्वत्थ कहा गया था, और यहाँ का जो पवित्र पक्षी था वो था बतख, जिसे कहा गया था फाख्ता। फिर हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में दोस्तों हमने बात की कृषि की। कृषि में हमने बताया था कि गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हड़प्पा से, चावल एवं बाजरा मिला लोथल से, उन्नत किस्म के जौ प्राप्त हुए बनावली से,
तिल एवं सरसों का ढेर भी प्राप्त हुआ था बनावली से। द्विफसली कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि नहीं था, कृषि इनकी आजीविका का मुख्य साधन था, बल्कि इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार एवं वाणिज्य। उसके बाद हमने बात की कि सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। यूनानी जो लोग थे वो इस कपास को कहते थे संडन। उसके बाद मैंने आपको बताया था पशुपालन, पशुपालन मैंने आपको बताया था कि घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से प्राप्त हुई थी, लेकिन ये लोग घोड़े के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, इन लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। बैल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे, परंतु ऐसा गाय का कोई अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। ऊंट की हड्डियां, सिंधु घाटी सभ्यता में ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई थी कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से। ये लोग हाथी पालते थे, हाथी के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे गुजरात से, हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे गुजरात से। दोस्तों आज के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम आपको फिर सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।